नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत बुद्धि या इंटेलिजेंसी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो प्रक्रिया, प्रधान सिद्धांत और तत्व सिद्धांत से संबंध था। जिसमें से जो प्रमुख सिद्धांत थे उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का यह वीडियो बुद्धि के मापन के इतिहास से संबंधित है। बुद्धि मापन का इतिहास। आज की वीडियो में हम लोग बुद्धि के मापन के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। सदियों से यह जानने की इच्छा रही है कि जो व्यक्ति होता है उसमें बुद्धि कैसी होती है, कितनी होती है और कार्य कैसे करती है और उसका मापन कैसे किया जा सकता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मापन कैसे होता है। तो इसके लिए बुद्धि मापन के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला, बीने से पूर्व का काल। बीने से पूर्व काल। दूसरा, बीने काल। और तीसरा, उत्तर बीने काल। इसको एक नाम और दे सकते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। बीने को केंद्र में रख के हम लोग बुद्धि के मापन के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीने ही पहला ऐसा था जिसने बुद्धि के वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत किया और बुद्धि को प्रथम कहीं न कहीं बुद्धि के परीक्षण का निर्माण किया और वहां से बुद्धि से संबंधित एक व्यवस्थित अध्ययन की रूपरेखा तैयार किया। और जो कि दुनिया भर में जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अपने आधार पे बीने के परीक्षणों को अपने भाषा में उसे अनुवादित करने का प्रयास किया और उसमें और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। इसलिए हम लोग बीने को केंद्र में रखते हुए इसके मापन के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले ही कहे हैं कि सदियों से यह जानने की इच्छा रही है कि व्यक्ति में बुद्धि क्या होती है और कैसे होती है, उसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है। तो इन्हीं परीक्षणों के लिए हम लोग 3 प्रकार के अध्ययन करेंगे या 3 प्रकारों में बांट के अध्ययन करेंगे। इनका मापन कैसे किया जाता था भिन्न भिन्न कालों में। सबसे पहले बीने से पूर्व काल या प्राचीन काल, इसकी हम बात करें तो यह जो सिद्धांत है ये टोटली अमनोवैज्ञानिक है। ये टोटल अमनोवैज्ञानिक है। इसमें मनोविज्ञान के कोई भी नियम, कोई भी प्रत्यय संप्रत्यय नहीं आते हैं, क्योंकि यह जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं शरीर रचना के आधार पे बुद्धि के मापन की बात करता है, इनका मानना था। और इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उनका मानना था यानी कि जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से मोटा तगड़ा होता है उसमें निश्चित रूप से बुद्धि अधिक होती है। जो सुंदर होता है उसकी बुद्धि अधिक होती है। ये तमाम प्रकार के कारण थे जो अपने आधार पे बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया, या उसकी कार्य क्षमताओं के आधार पे, यानी कोई बच्चा एक नियत समय में कोई कार्य अच्छा कर लेता था तो उसे उस समय के लोग बुद्धिमान समझते थे, या पहेलियों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, तमाम प्रकार की जो चीजें थी उस आधार पर बुद्धि को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उस एक समय ऐसा था जिस समय बुद्धिमान व्यक्तियों की पहचान कैसे हो सकती थी। अगर इसके बारे में हम बात करें तो उस समय कहानी के माध्यम से, यानी कहानी का सार क्या है ये बता देने मात्र से उसे बुद्धिमान समझा जाता था। कोई पहेली का अर्थ क्या होगा उस पहेली के अर्थ को बता देने मात्र से उसे बुद्धिमान समझा जाता था। और तमाम प्रकार की ऐसी जो कहीं ना कहीं
और जो अमनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां थी उसको कर लेने से व्यक्ति को बुद्धिमानों की श्रेणी में डाल दिया जाता था। कौन सा व्यक्ति कम बुद्धिमान है, किसमें कितनी बुद्धि है और किस उम्र में कितनी बुद्धि होती है, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती थी उस समय नजरअंदाज करके केवल और केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर इस कार्य को ये कर लिया है तो निश्चित तौर से ये विद्वान है या बुद्धिमान है। तो ये सब ये कहीं ना कहीं बीने से पूर्व काल है और ये टोटल अमनोवैज्ञानिक काल है, इसलिए इस काल को हम लोग अपने अध्ययन के क्षेत्र से बाहर ही रखेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जब से कहीं ना कहीं आगमन हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये कहीं ना कहीं क्रांति लाने का कार्य जो किया था बीने ने किया था। बीने ने 1905 में बुद्धि के प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था हम लोग देखे थे, यानी कि जब 1904 में फ्रांस में अत्यधिक बच्चे फेल हुए तो वहाँ के जो जन शिक्षा मंत्री थे उनके मन में एक प्रश्न आया कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में बच्चे क्यों फेल हुए, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं या अन्य प्रकार की जो कमियां हैं वो क्या कमियां हैं, उसको अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में बीने और साइमन और अन्य लोग थे, जिसमें बीने अध्यक्ष थे और साइमन उनके सहयोग की भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने अध्ययनों उपरांत बच्चों का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित कहीं न कहीं बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और बुद्धि परीक्षण के आधार पे उन्होंने बच्चों की बुद्धिगत क्षमताओं को मापने का कार्य किया, जिसमें कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार से देखने को मिला, यानी कि सभी बच्चे एक समान नहीं है, सबकी सीखने गति एक समान नहीं मिली, उनमें अलग अलग प्रकार की क्षमता देखने को मिली। और ये जो बुद्धि को परिभाषित किया यह मानसिक आयु के आधार पे बुद्धि को परिभाषित किया। बीने के आने से दो चीजें देखने को मिली, पहला बुद्धि का प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण की स्थापना किया, दूसरा बुद्धि के मापन के लिए इन्होंने जिस मापनी का प्रयोग किया वो मानसिक आयु का संप्रत्यय को लिया, यानी कि मानसिक आयु वो आयु होती है जिसमें बच्चा एक विशेष प्रकार की उम्र का कार्य कर लेता है, तो हम उस बच्चे को उस उम्र के बच्चे की बुद्धि के बराबर का मानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 5 साल का है जिसका वास्तविक आयु 5 साल का है और वह बच्चा 7 वर्ष के बच्चे का होमवर्क कर ले रहा है या कार्य कर ले रहा है, तो उसे हम 7 वर्ष की मानसिक आयु मानेंगे, यानी कि उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 7 वर्ष होगी और जो उसकी वास्तविक आयु होगी वो 5 वर्ष होगी, यानी कि उसकी कार्य क्षमताएं ज्यादा है, इसलिए हम उसे बुद्धिमान की श्रेणी में रखेंगे। और उसके बाद से अगर कोई बच्चा 5 साल का है और वो अपने बराबर का कार्य करता है, यानी कि 5 साल के ही बच्चों का कार्य करता है, तो उसे हम सामान्य की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि वो सामान्य होगा, यानी कि सामान्य बुद्धि रखने वाला होगा। और अगर कोई बच्चा 5 साल का है और 5 साल का कार्य न करके अपने छोटे लेवल पे कार्य करता है, यानी कि 4 वर्ष के बच्चे के बराबर कार्य करता है, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी 4 वर्ष होगी और जो उसकी वास्तविक आयु होगी वो 5 वर्ष होगी। यानी कि बीने ने 1905 में एक सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि को मापने का कार्य किया। और ये मानसिक आयु वह आयु था, यानी कि जिस वर्ष की बच्चा, यानी कि जिस वर्ष का कार्य बच्चा कर लेता था उसे उस वर्ष की आयु या उस हिसाब से बुद्धिमान की श्रेणी में रखते थे। इसमें 3 कैटेगरियां थी, एक सामान्य था और एक प्रतिभाशाली था और एक निम्न था, इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं था। 1905 में बीने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और 1908 में अपने ही बुद्धि परीक्षण का उन्होंने कहीं ना कहीं संशोधन किया। और एक और संशोधन होता है 1911 में, एक और संशोधन होता है और बीने साइमन संशोधन के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद से एक संशोधन और होता है 1916 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन है, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन के द्वारा होता है। 1905 में सबसे पहले इन्होंने एक सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया
और विभिन्न प्रश्नों के आधार पर बच्चों की बुद्धि को मापने का कार्य किया, और ये जो मापन था मानसिक आयु के आधार पर मापते थे। 1908 में जब आलोचना हुई 1905 के कॉन्सेप्ट की, तो 1908 में अपने विचारों में संशोधन किया और फिर से कुछ प्रश्नों को और बढ़ाया, और उसके बाद से फिर आलोचना उपरांत उन्होंने 1911 में एक और कहीं न कहीं संशोधन किया, और इसी संशोधन के बाद जो बीने हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से बीने की जो कॉन्सेप्ट था या बीने का जो परीक्षण था उसे और संशोधित करने का जो कार्य किया था 1916 में, वो बीने के बाद का काल है, यानी कि उत्तर बीने काल में 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कहीं न कहीं संशोधन या परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें इसने बीने साइमन के परीक्षण को अमेरिकी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कहीं न कहीं उसे संशोधित करने का प्रयास किया। जो बीने साइमन जो परीक्षण है ये फ्रेंच भाषा में था, और जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो टर्मन के द्वारा जो संशोधन किया गया उसमें जो उसकी भाषा थी उसको परिवर्तित किया गया, और ये अमेरिकी बच्चों के लिए था, और ये अंग्रेजी भाषा में था, और ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन देखने को मिलता है। इसलिए इस परिवर्तन को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बीने परीक्षण के नाम से जानते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बीने परीक्षण के नाम से जानते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये उत्तर बीने काल आता है, यानी कि बीने के मरने के बाद ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें बुद्धि को परिभाषित करने के लिए मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक कहीं न कहीं व्यवस्थित या प्रतिशत के रूप में बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया गया, जिसमें बुद्धिलब्धि से संबंधित कॉन्सेप्ट का विकास हुआ, यानी बुद्धिलब्धि के सूत्र का विकास हुआ। IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100, या बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। यानी कि पहले जो था वो मानसिक आयु के आधार पर बच्चे को परिभाषित करने का कार्य किया बीने ने। उसके बाद से टर्मन आते हैं 1916 में, और बीने की जो बुद्धि परीक्षण है उसको अपने भाषा में अंग्रेजी भाषा में कहीं न कहीं संशोधित करते हैं, और उसमें कुछ और प्रश्नों को जोड़ते हैं और उसे अंग्रेजी भाषा में करते हैं, और अमेरिकी बच्चों के लिए है। और ये मानसिक आयु के जो संप्रत्यय है इसको हटाते हुए इन्होंने एक व्यवस्थित सूत्र का प्रतिपादन किया। ऐसा देखने को मिलता है कि जो इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले सुझाव जो था स्टर्न ने दिया था, जो सुझाव था इसका सुझाव स्टर्न ने दिया था, लेकिन कार्य रूप में इसे टर्मन ने लेके आया, और ये इसी सूत्र के आधार पे एक उसने तालिका का विकास किया। यानी कि सूत्र के आधार पे हम कहीं न कहीं बच्चों की बुद्धिलब्धि को मापने या आंकने का कार्य करते हैं, यानी कि ये उत्तर बीने काल के बाद आया।